कहानी का शीर्षक चमकीले झरने का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और खुशबू बिखरी रहती थी, दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था मीरा, जो बहुत प्यारी और समझदार थी, और दूसरे का नाम था अर्जुन, जो बड़ा बहादुर और शरारती था। दोनों को गांव के बीचों बीच खड़े एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ से बेहद प्यार था। यह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि पूरा गांव उसकी ठंडी छाया में आराम करता था। बच्चे उसकी विशाल जड़ों से लटककर झूलते थे और पक्षी उसकी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते थे। मीरा और अर्जुन अपना ज्यादातर समय उसी पेड़ के नीचे खेलते, कहानियां सुनते और एक दूसरे को जंगल की दिलचस्प बातें बताते हुए बिताते थे। यह बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव का दिल था। एक दिन मीरा और अर्जुन हमेशा की तरह बरगद के पेड़ के पास खेलने आए, लेकिन आज कुछ अलग था। पेड़ की पत्तियां जो हमेशा हरी भरी रहती थीं, वे पीली पड़ने लगी थीं। कुछ पत्तियां तो मुरझाकर नीचे भी गिर गई थीं। पेड़ की डाली पर बैठी मीठी चिड़िया भी उदास लग रही थी और उसका चहचहाना बंद हो गया था। यह देखकर मीरा और अर्जुन बहुत चिंतित हुए। अर्जुन मीरा ने दुखी होकर कहा, देखो, हमारे प्यारे बरगद दादा बीमार लग रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ मीरा, लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। पर हम क्या कर सकते हैं? तभी पेड़ की एक मोटी डाली से टिल्लू गिलहरी नीचे उतरी। वह भी बहुत परेशान लग रही थी। टिल्लू बरगद के पेड़ पर सबसे पुराना और समझदार प्राणी था। मीरा और अर्जुन ने टिल्लू गिलहरी से पूछा, टिल्लू दादा, बरगद दादा को क्या हो गया है? क्या वे ठीक हो जाएंगे? टिल्लू ने गहरी सांस ली और बोला, बच्चों, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह बरगद का पेड़ हमारे गांव को शक्ति और खुशहाली देता है। इसे जीवन वृक्ष भी कहते हैं। इसे एक खास जीवन जल की जरूरत है, जो जंगल के बहुत अंदर एक चमकते झरने से आता है। यह झरना बरसों से छिपा हुआ है और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। अगर इसे जल्द ही वह जल नहीं मिला तो यह पेड़ सूख जाएगा और हमारा गांव अपनी खुशहाली खो देगा। मीरा और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन इससे ज्यादा दृढ़ संकल्प था। हम जाएंगे, अर्जुन ने तुरंत कहा। हम चमकते झरने को ढूंढ कर लाएंगे, मीरा ने भी साहस बटोरते हुए कहा। हाँ, हम अपने बरगद दादा को ऐसे मुरझाने नहीं दे सकते। टिल्लू गिलहरी ने उन्हें शाबाशी दी और रास्ता समझाने लगा। रास्ता बहुत कठिन और रहस्यमयी है। तुम्हें घने जंगल से होते हुए ऊंचे पहाड़ों को पार करके जाना होगा। मीठी चिड़िया तुम्हारी मदद करेगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर याद रखना, तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी है। मीरा और अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें थोड़ा पानी और कुछ फल थे। अगले दिन सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ मीरा, अर्जुन, टिल्लू गिलहरी अर्जुन के कंधे पर बैठा और मीठी चिड़िया उनके ऊपर आसमान में उड़ती हुई चमकते झरने की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, जंगल और घना होता गया। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छूते हुए लग रहे थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रास्ते में जगह जगह झाड़ियां और लताओं का जाल बिछा हुआ था, जिससे रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। मीठी चिड़िया, जो ऊपर से सब देख पा रही थी, चींची करके रास्ता बताती थी। मीरा, अर्जुन, बाईं ओर झाड़ियों के पीछे से, उसने चहकते हुए कहा। वे झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़े। कभी कभी तो उन्हें रास्ता बनाने के लिए पत्थरों का सहारा भी लेना पड़ता था। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ बहुत ऊंचे और सीधे थे और नीचे जमीन पत्तों से ढंकी हुई थी। अचानक पेड़ की एक डाली से एक शरारती बंदर कूदा। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी लंबी पूंछ हिलाते हुए खू-खू करने लगा। यह था शरारती बंदर। वह बड़ा नटखट था और राहगीरों को छेड़ना उसे बहुत पसंद था। उसने अर्जुन के हाथ से उनका छोटा सा नक्शा छीन लिया और तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया। अरे, यह क्या कर रहा है? अर्जुन चिल्लाया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इसे भी कोई खेल सूझा है। बंदर नक्शा लेकर कभी एक डाली पर उछलता तो कभी दूसरी पर। उन्हें लगा कि उनका सफर और मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने बंदर से कहा, बंदर भाई, कृपया हमारा नक्शा वापस दे दो। हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। बंदर ने उसकी ओर देखा, फिर नक्शा अपनी छाती से चिपका लिया। टिल्लू गिलहरी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा।
इसे कुछ करने को कहो। अर्जुन को एक विचार आया। उसने अपने थैले से एक मीठा सेब निकाला और बंदर की ओर बढ़ाया। बंदर भाई, अगर तुम हमें नक्शा वापस दोगे तो हम तुम्हें यह मीठा सेब देंगे और हम तुम्हें एक गाना भी सुनाएंगे। बंदर की आंखों में चमक आ गई। उसे मीठे फल और गाने बहुत पसंद थे। उसने नक्शा नीचे फेंक दिया और सेब लेकर खुशी से खाने लगा। फिर उसने अपनी उंगली से एक छुपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया जो झाड़ियों के पीछे था। यह रास्ता तुम्हें चमकीले झरने के और करीब ले जाएगा, बंदर ने अपनी भाषा में कहा और फिर तेजी से पेड़ों पर चढ़ गया। अब उनका रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। उन्हें एक पतले और फिसलन भरे पत्थर के रास्ते को पार करना था जिसके एक ओर गहरी खाई थी। मीरा ने डरते हुए कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने हिम्मत दी, घबराओ मत मीरा, हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। टिल्लू गिलहरी ने रास्ता दिखाते हुए कहा, अपने पैर ध्यान से रखो और मीठी चिड़िया, तुम ऊपर से देखना कहीं कोई और खतरा तो नहीं। मीठी चिड़िया ऊपर से रास्ता साफ बताती जा रही थी। अर्जुन ने पहले कदम रखा, फिर मीरा ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। एक बार अर्जुन का पैर फिसला, लेकिन मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने उस पथरीले रास्ते को पार कर लिया। यह रास्ता उनकी दोस्ती और भरोसे की परीक्षा थी। काफी देर चलने के बाद और कुछ और छोटी मोटी बाधाओं को पार करने के बाद उन्होंने एक अजीब सी चमक देखी। मुझे लगता है हम पहुंच गए, मीरा ने उत्साह से कहा। जैसे ही वे घनी झाड़ियों से बाहर निकले, उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल चट्टान से पानी तेजी से नीचे गिर रहा था और यह पानी साधारण नहीं था। यह हरे और नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे हों। यह चमकता झरना था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे कोई सुंदर गीत गा रहा हो। यह तो सचमुच जादुई है, अर्जुन ने हैरत से कहा। मीठी चिड़िया खुशी से चहकने लगी और टिल्लू गिलहरी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन्होंने अपने साथ लाए हुए एक खास मिट्टी के पात्र को झरने के पास रखा और झरने का जादुई पानी उसमें भरने लगा। जीवन जल से भरा पात्र लेकर मीरा और अर्जुन और उनके साथी बिना देर किए वापस गांव की ओर चल पड़े। वापसी का रास्ता उन्हें उतना कठिन नहीं लगा, शायद इसलिए क्योंकि उनके दिल में बरगद दादा को बचाने की खुशी और उम्मीद भरी हुई थी। वे तेजी से कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर निकले और गांव की सीमा पर पहुंचे। बरगद का पेड़ अभी भी उदास और मुरझाया हुआ खड़ा था, उसकी पत्तियां और भी पीली पड़ गई थीं। गांव के लोग भी उदास थे अपने प्रिय पेड़ को इस हाल में देखकर। मीरा और अर्जुन सीधे पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से और सम्मान के साथ चमकीले झरने का पवित्र जल बरगद दादा की जड़ों में डालना शुरू किया। जैसे ही जादुई जल बरगद दादा की जड़ों में मिला, एक अद्भुत चीज हुई। पहले पेड़ की सूखी हुई शाखाओं पर एक हल्की सी चमक दौड़ी। फिर उसकी पीली पड़ चुकी पत्तियां धीरे धीरे हरे रंग में बदलने लगीं, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। देखते ही देखते मुरझाई हुई टहनियों पर छोटी छोटी हरी भरी कलियां फूटने लगीं। कुछ ही पलों में बरगद का पेड़ फिर से अपनी पुरानी शान में वापस आ गया। उसकी पत्तियां घनी और चमकीली हरी हो गईं। मीठी चिड़िया खुशी से उसके ऊपर उड़ने लगी और टिल्लू गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। बरगद दादा ठीक हो गए, सबने एक साथ खुशी से कहा। गांव के सभी लोग मीरा और अर्जुन के पास आए और उन्हें शाबाशी दी। उन्होंने पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? मीरा ने टिल्लू गिलहरी और मीठी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब हमने अकेले नहीं किया। यह हमारे दोस्तों टिल्लू दादा और मीठी चिड़िया की मदद से हुआ। और हाँ, शरारती बंदर ने भी हमें रास्ता दिखाया। अर्जुन ने कहा, हमने सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। गांव वालों ने उन्हें अपने गांव का असली हीरो बताया और बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें सभी ने खूब खाया पिया और गाना गाया। जश्न के बाद मीरा और अर्जुन ने वादा किया कि वे हमेशा प्रकृति का ध्यान रखेंगे और अपने गांव के पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई और जानवरों के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। बरगद का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा था, जो हमेशा उन्हें याद दिलाता रहा कि हिम्मत और एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
गांव के लोग भी समझ गए कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है, क्योंकि